दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप सभी का प्यार ही तो है जो मुझे आपके सामने बार बार लेकर के आता है। ये कहानियां, किस्से, भूत प्रेत चुड़ैल, इनका होना न होना, इसका विश्वास क्या सिर्फ उन्हीं तक सीमित होता है जो इनसे खुद जूझ चुके होते हैं। ये सच तो आप भी मानेंगे कि जब तक कोई भी इंसान खुद कुछ देख न ले या खुद कुछ झेल न ले, वो जल्दी इन सब बातों को मानेगा नहीं। वो भी अपनी जगह ठीक ही है, क्योंकि बेवजह का डर केवल डराता ही है। तो ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के बाद अगर आप भी अपनी कहानियों को हमारी आवाज में सुनना चाहते हैं तो अपनी कहानी आप हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल की कहानियां सुन रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अपने हेडफोन को उठाइए और उसे कानों में लगाकर शुरू हो जाए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया के साथ। ये कहानी रिया और अर्नव की है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त ही क्यों, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी थे। दोनों एडवेंचर के बहुत ज्यादा शौकीन थे। उन्हें हर समय पहाड़ों पर जाना और घूमना, कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो एक टूर पर निकले हुए थे जिसमें वो पहाड़ों और उनके तलहटी में बसे गांवों में कैंपिंग कर रहे थे और अपने टाइम को बखूबी एंजॉय कर रहे थे। मजे के आलम में वो घूमते घूमते लिपू लेक के पास पहुंच गए। इस नाम को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, जो कि इस समय बहुत ही चर्चित है। वो दोनों भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक पहाड़ी इलाके लिपू लेक के पास पहुंच जाते हैं। पूरा दिन वहां घूमने के बाद वो सोचते हैं कि पास के ही एक गांव में क्यों ना कैंपिंग किया जाए और उनके रहने के तरीके को भी अपने कैमरों में कैद किया जाए। यही सोच करके वो पास के ही एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर गांव के पास ही वो अपना एक कैंप लगाते हैं। पहले तो गांव वाले जब उनको वहां कैंप लगाते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं कि आखिरकार ये कौन लोग हैं जो इस वीरान इलाके में आकर के अपना कैंप लगा रहे हैं। लेकिन बातचीत करने पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक घूमने वाले जोड़े हैं जो उस गांव का रहन सहन देखना चाहते हैं। इसलिए घूमते घूमते वो वहां पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने कैंप लगाया है। गांव वाले भी कहते हैं ठीक है, यहीं रहिए और जरूरत पड़ने पर हमें याद कीजिएगा, क्योंकि इलाका बहुत ही कम आबादी का है। एक तो पहाड़ी इलाका, दूसरा टेम्परेचर डाउन, तीसरा बॉर्डर, इसलिए आबादी बहुत कम है। उस वीरान सन्नाटे में बसे गांव में वो पहला दिन तो बहुत ही अच्छा बिताते हैं। वो चारों तरफ पहाड़ों, नदियों, सबकी तस्वीरें अपने कैमरे में उतारते हैं और शाम को लौटते समय उनको एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है और वो न चाहते हुए, चूंकि थके हुए थे, वो उस तालाब के किनारे घास के मैदान पर बैठ जाते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि रिया धीरे धीरे तालाब की तरफ खिसकती जाती है और अपने जूते मोजों को उतार करके तालाब में अपना पैर डाल देती है। अर्नव उसे रोकता है, लेकिन वो कहती है कि इस ठंड के मौसम में मैं ये देखना चाहती हूं कि इस छोटे से तालाब में पानी का टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि
नदियों का पानी तो फ्रीजिंग पॉइंट पर था, जो कि ग्लेशियर्स से पिघल करके जो नदी वहां निकलती है, ठंड में उसका तापमान तो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। लेकिन उस तालाब का पानी भी कम ठंडा नहीं था। कुछ देर उसमें पैर डालने के बाद जब समय ज्यादा बीतने लगता है तो अर्नव कहता है, रिया चलो अब हम अपने कैंप की तरफ चलते हैं। और इसके बाद जब रिया कोई उत्तर नहीं देती है तो वो तेज से एक बार कहता है, रिया रिया चलो ना चलो ना चलो ना। लेकिन रिया इस बार भी कोई जवाब नहीं देती है। अर्नव थोड़ा सा झुंझला जाता है और नजदीक जाकर के रिया का हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है। उसके जूते मोजों को भी वो उठा लेता है। रिया को वो खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन अर्नव को रिया में कुछ बदलाव नजर आने लगे थे, क्योंकि जिस रिया के साथ वो अभी कुछ देर पहले आकर के उस तालाब के पास बैठा था, उसके साथ वो रिया तो नहीं चल रही थी, क्योंकि उसकी रिया बहुत हंसमुख थी, हर समय बोलती रहती थी, और रिया न जाने क्यों इस समय कुछ बोल ही नहीं रही थी। एज यूजुअल वो ये सोचता है कि हो सकता है दिन भर के थकान के कारण उसका बोलने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद ही रिया बड़ी ही विचित्र आवाज में बोलती है, छोड़ो मेरा हाथ, क्या मैं चल नहीं सकती हूँ? क्यों मुझे खींच रहे हो? इस आवाज को सुन करके पहली बार तो अर्नव भी डर जाता है कि रिया की आवाज को क्या हो गया। वो रिया से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी आवाज में क्यों बोल रही हो? रिया कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों किसी तरह कैंप पहुंच जाते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद लगभग रात में 8 बजे के बाद की बात है, रिया की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है और उसकी हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। चूंकि अर्नव एक फार्मासिस्ट भी था, इसलिए अपने साथ फर्स्ट एड किट के अलावा बहुत सारी दवाइयां और इंजेक्शन भी लेकर के चलता था कि कब न जाने कहां किसकी जरूरत लग जाए। वो रिया को कुछ दवाइयां देता है, लेकिन 3-4 घंटे बीत जाने के बाद भी रिया को कोई आराम नहीं होता और वह बुरी तरह कांपने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी आवाज एक गुर्राने के जैसे निकलने लगती है, जैसे कोई शेर जंगल में गुर्रा रहा हो। अर्नव उसे बार बार शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बदलता ही चला जाता है। किसी तरह सुबह होती है और उसके बाद रिया एकदम से बेहोश हो जाती है। अर्नव उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे दूर किसी हॉस्पिटल में ले जाया जा सके, क्योंकि बड़ा अस्पताल भी वहां से बहुत दूरी पर था। वो खुद उसे कुछ इंजेक्शंस लगाता है और कुछ दवाइयां उसके मुंह में डालता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। पूरा दिन उसकी देख रेख में गुजर जाता है। कुछ गांव वाले भी वहां जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता। धीरे धीरे करके रात के करीब 8:20 का समय हुआ था। रिया अचानक से अपनी आंखों को खोलती है और इस बार कुछ ऐसा होता है जो सबको डरा देने के लिए काफी था। रिया की आंखें सफेद संगमरमर की तरह एकदम चमकने लगती हैं। उसकी आंखें जैसे पत्थर में बदल गई हों। उसका चेहरा एक लड़की से एक मर्दाने के रूप में लगने लगता है और कुछ पल के बाद ही रिया उठ करके बैठ जाती है और गुर्राते हुए उस कैंप से धीरे धीरे बाहर निकलती है और कुछ दूर वाले घर की दीवार पर ऐसे चलने लगती है जैसे वो जमीन पर चल रही हो। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अर्नव तो और भी ज्यादा हैरान था कि कोई भी इंसान किसी दीवार पर पैदल कैसे चल सकता है। और कुछ दूर ऊपर चलने के बाद रिया पलट करके
ऐसा देखती है कि जैसे सबको खा जाएगी। उसकी इस भयानक नजर को देख करके सबके रोंगटे खड़े हो गए थे और तभी रिया जोरों से हंसने लगती है। हंसी की आवाज ऐसी जो पूरे माहौल को पूरी तरीके से डरावना बना देती है। रिया दीवालों से ऊपर चढ़ करके छत पर पहुंच जाती है और वहां पर अचानक से उसे कोई जानवर मिल जाता है और उसे वो ऐसे खाने लगती है जैसे वो ब्रेड खा रही हो। मुंह के चारों तरफ खून लग चुका था। बड़ा ही भयानक चेहरा लग रहा था। स्थितियां वास्तव में बहुत डरावनी हो चुकी थीं, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और किसी तरह वहां ऊपर चढ़ करके रिया को पकड़ा और नीचे एक खटिया पर ला करके बांध दिया। अर्नव के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो इतना घबरा चुका था कि उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। बीच बीच में वो रोने तक लग जा रहा था। गांव वालों ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, शांत रहो, चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। अर्नव ने रिया को उन गांव वालों के भरोसे ही छोड़ दिया, क्योंकि खुद वो इतना डर चुका था कि वो कुछ भी करने लायक नहीं था। तभी गांव के ही एक तांत्रिक को बुलाया जाता है और जब वो उसके साथ झाड़ फूक शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि रिया पजेस्ड है, उसके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र करने के बाद वो दोबारा ये भी बोलते हैं कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, बहुत ही ताकतवर आत्मा है जो शायद कहीं कैद थी और किसी तरीके से इसके शरीर में चली गई है। गांव वाले उनसे कहते हैं कि कुछ तो करिए, अरे इस लड़की को तो बचाइए, इसने क्या दोष किया होगा, ये तो घूमने आई थी। वो तांत्रिक उस खटिया को सीधे खड़ा करा देता है और रिया उसमें बंधी रहती है। कई लोग मिलकर के उस खटिया को पकड़ लेते हैं। उसके बावजूद भी रिया अपने नाखूनों से किसी तरीके से अपने शरीर को नोच रही थी। रिया के शरीर से कई जगहों से खून बह रहा था और कभी कभी बीच में वो दर्द से चिल्लाती भी थी, लेकिन दोबारा एक डरावनी हंसी के साथ मुस्कुराने लगती थी। पूरी रात वो तांत्रिक अपनी क्रियाविधि में लगा रहता है और सुबह होने से पहले वो रिया को उस आत्मा से आजाद करता है और उस आत्मा को एक मिरर में, मतलब एक शीशे में कैद कर लेता है और उस शीशे को वहीं उसी तालाब में ले जाकर के डाल दिया जाता है। उसके 2 दिन के बाद रिया धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जब वो वहां से जाने वाले होते हैं तो गांव वाले अर्नव से कहते हैं कि बेटा कुछ दिन और रुक जाओ, 2-3 दिन और रुको, जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, सही हो जाए, तब इसे लेकर के यहां से जाना। अर्नव भी मान जाता है। तभी अर्नव को सूरज मिलता है, जो कि पहले दिन से ही अर्नव का दोस्त बन गया था, और वो सूरज से पूछता है कि क्या तांत्रिक बाबा ने बताया कि वो किसकी आत्मा थी और रिया को क्यों पकड़ा उसने? तो सूरज कहता है कि हाँ, उन्होंने बताया, वो भी एक तांत्रिक की ही आत्मा थी, लेकिन वो कहानी बहुत ही डरावनी है। अर्नव कहता है, मुझे बताओ आखिरकार मामला क्या था? तब वो कहता है कि ये घटना आज से लगभग 12-13 साल पुरानी है। हुआ कुछ यूं था कि उसके गांव में बाहर से एक संत रहने के लिए आए थे, या यूं कहें कि एक साधु रहने के लिए आए थे। क्योंकि उस गांव में उस समय कोई भी पंडित या पुजारी नहीं था, जिसके कारण गांव वालों ने उन्हें वहीं रहने को कह दिया। क्योंकि आज भी भारत में यह प्रथा है कि कोई भी संत महात्मा यदि गांव में पहुंचते हैं तो उनकी बहुत ही खातिरदारी होती है। तो उसी तरह उस संत या साधु को भी उसी गांव में रहने के लिए कह दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो ही इस गांव के सबसे बड़े डर का कारण बनेगा। हुआ कुछ यूं था कि वो कोई साधु या संत नहीं था,
बल्कि एक तांत्रिक था, वो भी प्रेत विद्या को जगाने वाला तांत्रिक, काली विद्या, मैली विद्या को जानने वाला, जो अपनी तंत्र मंत्र की विद्या के लिए लोगों की बलि देता था। सूरज कहता है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारे गांव में एक महिला बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ही ज्यादा जतन करने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हो पा रही थी और उसका बहुत से डॉक्टरों से इलाज भी कराया गया जहां तक उनकी पहुंच थी, लेकिन तब भी जब वो ठीक नहीं हुई तो उसके घर वालों ने उसी तांत्रिक के पास जाने के बारे में सोचा। और जब वो उसके पास पहुंचे तो उस तांत्रिक ने उन्हें बताया कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया है, ये पूरी तरीके से प्रेत बाधा से ग्रसित है, जिसके कारण से ये ठीक नहीं हो पा रही है। जब लोगों ने उस तांत्रिक से इसका उपाय पूछा तो उसने कहा कि तुम्हें अगर इसे ठीक ही करना है तो अपने ही किसी परिवार के एक सदस्य की तुम्हें बलि देनी होगी, तभी ये आत्मा इसकी जान को बख्शेगी। सभी लोग ज्यादा ही घबरा गए कि आखिर किसी एक की जान बचाने के लिए भला किसी और की जान क्यों ली जाए, लेकिन वो साथ में ये भी चाहते थे कि उस औरत की जान को बचा लिया जाए। और बाद में बहुत विचार विमर्श करने के बाद घर में एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे और उन्होंने उनकी बलि देने का फैसला लिया और घर से एक बूढ़े बुजुर्ग की बलि देकर उस महिला को बचाया गया। उसके बाद से उन सब लोगों ने तांत्रिक की बातों में आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का समाधान उसी से करवाने लग गए। एक समय की बात है जब पास के ही एक परिवार का एक बच्चा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया तो वो उसके इलाज के लिए उसे भी तांत्रिक के पास लेकर के गए। तो उसने उस बच्चे की मां से कहा कि अगर तुम आधी रात को मेरी कुटिया में आ जाओ तो मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दूंगा और वह ठीक भी हो जाएगा। वो महिला उस आधी रात में वहां पहुंच जाती है, लेकिन उस तांत्रिक को चूंकि बलि की आवश्यकता थी इसलिए उसने उस महिला को मार डाला। लेकिन उसको मारते हुए उसके पति ने देख लिया और जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो सभी ने मिलकर उस तांत्रिक को मार डाला और उसे तालाब में पत्थर से बांध करके फेंक दिया। अपनी इस दर्दनाक मौत के कारण वो आज भी वहीं पर भटक रहा है। तभी से उस तांत्रिक की प्रेतात्मा आज भी उस तालाब में ही रहती है और जो उस तालाब के पास जाता है वो उसे मार देने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है। क्योंकि उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है इसलिए उसे जल्दी मुक्ति नहीं मिल रही है। शायद रिया ने भी उस तालाब में पैर डाल करके यही गलती की थी और उसने रिया को पजेस्ट कर लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज एक लाइक तो बनता ही है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को। बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।